वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एक काल्पनिक रचना है और इसे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क पाठकों के लिए अभिप्रेत किया गया है। इसमें दिए गए सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और दुर्घटनाएं या तो लेखक की कल्पना का उत्पाद हैं या काल्पनिक तरीके से उपयोग किए गए हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग मात्र मानी जाएगी। ये तुम हो, हीरो ने चिल्लाकर कहा। अंततः उसे होश आया। उसने तीनों और लुसिंडा की नौकरानी को पहचान लिया था, जो छोटे काले बालों वाली लड़की के बगल में खड़ी थी। बेरा ने हीरो को जो औषधि दी थी उसका असर शुरू हो चुका था और अपनी इस हालत में वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। ये सुनिश्चित करने के लिए एस्मा ने एक जादू डाला जिसने नायक की आत्मिक शक्ति को सील कर दिया, जिससे वो और भी असहाय हो गया। थोड़ी देर के लिए चुप रहो, हीरो ईदान ने सिस्टम के शब्दों के बारे में सोचते हुए पूछा। बेरा ने जब देखा कि हीरो उसके मेजबानों का ध्यान भटका रहा है तो वो उसके पास गई और बिना किसी औपचारिकता के उसके मुंह में कपड़े का एक टुकड़ा ठूस दिया। ईदान और एरेबिल के सामने एक प्रश्न विंडो प्रकट हुई। क्या आप कार्य स्वीकार कर रहे हैं? हाँ, नहीं। ईदान और एरेबिल ने एक दूसरे को देखा और एक साथ हाँ दबाया और सुप्रीम ब्लैकस्मिथ सिस्टम से बाकी पवित्र हथियारों को खोजने का कार्य स्वीकार कर लिया। काम पूरा ना कर पाने पर कोई समय सीमा या सजा नहीं थी। सब कुछ उन पर निर्भर था। अगर वे कर पाते तो उन्हें इनाम मिलता और अगर नहीं कर पाते तो उन्हें कुछ भी नहीं खोना पड़ता। ईदान और एरेबिल को एहसास हुआ कि ये किसी दूसरे सिस्टम से उनका पहला दीर्घकालिक कार्यभार है। ईदान और एरेबिल को एहसास हो चुका था कि सपोजिट सिस्टम एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और न केवल अपने फायदे साझा करते हैं बल्कि इन सिस्टम से दूसरे होस्ट्स को कार्य सौंपने में भी सक्षम प्रतीत होते हैं। उनका अपना सिस्टम थोड़ा मूडी था, कभी उनके सवालों का जवाब देता तो कभी चुप रहता। हालांकि जब बात सुप्रीम सिस्टम की आती तो वो हमेशा चुप रहती, कोई जवाब नहीं देती। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, सिस्टम हमेशा गूंगा ही रहा। सिस्टम से हीरो से जुड़े 2 काम निपटाने के बाद ईदान ने उसकी तरफ देखा। बेरा की इस हरकत की वजह से हीरो बस बुदबुदाया, गैग के जरिए कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। आप अन्य पवित्र हथियारों के बारे में क्या जानते हैं? ईदान ने एस्मा से पूछा, ये सुनिश्चित करते हुए कि इस समय हीरो के साथ सब कुछ ठीक है। क्या क्या एक छड़ी तुम्हारे लिए काफी नहीं है? एस्मा ने ईदान को आश्चर्य से देखते हुए पूछा। फिर उसने एरेबल की तरफ देखा और पाया कि वो उसे गौर से देख रही थी और उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। पवित्र छड़ी के गायब होने के बाद वो उनके अजीब व्यवहार को देखे बिना नहीं रह सकी। नायक के व्यवहार से एस्मा को एहसास हुआ कि बेचारा पवित्र हथियार से संपर्क खो चुका है। एस्मा को आश्चर्य होने लगा, यदि ये दंपति पवित्र हथियार चुराने में सक्षम हैं, तो शायद वे सभी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। एस्मा के प्रश्न का उत्तर देते हुए एरेबल ने कहा, हम केवल ये जानते हैं कि कौन से पवित्र हथियार हैं और कुछ नहीं। ठीक है, यदि आप जानते हैं कि कितने पवित्र हथियार हैं, तो आपको समझना चाहिए कि उनमें से 7 हैं और आपने उनमें से एक पा लिया है। एस्मा को पवित्र कर्मचारियों के प्रति जोड़े के कार्यों का वर्णन करने के लिए सही शब्द नहीं मिला। अन्य 6 को खोजने के लिए आपको पहले लिम्बो छोड़ना होगा। पवित्र कर्मचारी के अलावा इस स्थान पर कोई और पवित्र हथियार नहीं है। एस्मा ने एक पल रुककर सोचा। ये जोड़ा किसी दूसरी दुनिया से आया है और उनकी बातों से लगता है कि वे अपनी दुनिया में लौट सकते हैं और इस दुनिया के किसी निवासी को अपनी दुनिया में आने में मदद भी कर सकते हैं। उनके पास लिम्बो से निकलकर जूनोनिया में जाने का पूरा मौका है। अगर अब लिम्बो से निकलने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको शायद लूडेलिया जाना चाहिए, मानव जाति का महाद्वीप। अधिकांश पवित्र हथियार वहीं स्थित है। हालांकि 2 पवित्र हथियारों का स्थान निर्धारित करना मुश्किल है क्योंकि इनके मालिक लगातार बदलते रहते हैं। लूडेलिया? एरेबल ने पूछा। 1 मिनट रुको, पवित्र हथियारों के अधिकांश मालिक लूडेलिया में क्यों स्थित हैं? ईदान इस चित्र की जोड़े पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सका। पवित्र हथियार मानव जाति के हैं। वे अपने उपयोगकर्ताओं को केवल मनुष्यों में से ही चुनते हैं। अन्य जातियों के नायक बनने के मामले कभी नहीं हुए हैं। किंवदंती के अनुसार पवित्र हथियारों का निर्माण करने वाले महान लोहार ने ऐसा जानबूझकर किया था और उन्हें मानव जाति को उपहार के रूप में दिया था। सचमुच? ईदान ने पूछा। क्या ये सभी पवित्र हथियार एक ही लोहार ने बनाए थे? उनकी दुनिया में भी हथियारों से जुड़े प्रसिद्ध नाम थे जो इतिहास का हिस्सा बन गए और अनेक किंवदंतियों से भर गए। ईदान को अचानक ये जानने की इच्छा हुई कि वो लोहार कौन था जिसने इन अद्भुत हथियारों का निर्माण किया था।
किंवदंती के अनुसार सभी 7 पवित्र हथियार एक ही लोहार ने गढ़े थे। एस्मा ने कहानी शुरू की, लेकिन कोई भी उसका नाम नहीं जानता। अभिलेखों या इतिहास में उसका कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने या किसी चीज ने जानबूझकर उसका नाम मिटा दिया हो। वह केवल पवित्र हथियार बनाने वाले महान लोहार के रूप में जाना जाता है। ईदान ने निराशा में अपना सिर हिला दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पवित्र हथियार इस लोहार की सबसे उत्कृष्ट रचना नहीं है? एस्मा ने ईदान की निराशा को देखते हुए और इन प्रसिद्ध हथियारों में उस जोड़े की रुचि को समझते हुए पूछा। उसने एक और जानकारी साझा करने का फैसला किया जो शायद उनके लिए दिलचस्प हो। ईदान और एरेबल पहले से ही इस बात से हैरान थे कि एक पवित्र हथियार भी है। उनकी दुनिया में ऐसे हथियारों वाले नायकों पर कई उपन्यास हैं और वे उनके प्रति बेहद भावुक हैं। और फिर एस्मा ने घोषणा की कि कुछ ऐसा है जो पवित्र हथियारों से भी बढ़कर है। ये शब्द उनकी जिज्ञासा को जगाने में सहायक नहीं हो सके। मैं देख रहा हूं कि आपको पवित्र हथियारों में बहुत दिलचस्पी है। जुनोनिया में नायकों के पास जितने भी हथियार होते हैं उन्हें एक ही सेट का हिस्सा माना जाता है और पवित्र सेट कहा जाता है। एस्मा ने तुरंत उस महान लोहार की नई और उत्कृष्ट रचना के बारे में नहीं बताया, जो पवित्र हथियारों से भी बेहतर है। अपने जीवन के अंत में इस महान लोहार ने हथियारों का एक और सेट बनाया जो कई मायनों में पवित्र सेट से मिलता है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण अंतर भी है। पवित्र सेट में 7 प्रकार के हथियार शामिल हैं: तलवार, छड़ी, धनुष, भाला, खंजर, दस्ताने और ढाल। नए नवीनतम सेट में भी इसी तरह के 7 प्रकार के हथियार शामिल हैं, लेकिन पवित्र सेट के विपरीत इसमें एक 8वां हथियार भी शामिल है जो बाकियों से काफी अलग है। ये 8वां हथियार मुकुट है। मुकुट? ईदान और एरेबल ने सोचा। क्या मुकुट को हथियार माना जा सकता है? हाँ, इसलिए सेट में से 8वां हथियार एक तरह से हथियार माना जाता है क्योंकि इसमें सेट में शामिल 7 हथियारों में से किसी में भी बदलने की क्षमता है। दूसरी तरफ जब ये मुकुट के आकार का होता है तो इसे हथियार नहीं माना जाता। एस्मा दंपति के चेहरे पर आश्चर्य देखकर हंस पड़ी। इस सेट को डार्क सेट के नाम से जाना जाता है। एस्मा दंपति के चेहरों पर आश्चर्य देखकर हंस पड़ी। इस सेट को डार्क सेट के नाम से जाना जाता है। एक डार्क सेट? क्या ये बहुत घटिया नहीं है? हालांकि सेट के नाम ने ईदान पर ज्यादा असर नहीं डाला, फिर भी वो हैरान था। किसी वजह से उसे सीक्रेट सेट से ज्यादा इस सेट में दिलचस्पी थी। शायद इसकी वजह ये थी कि डार्क सेट काले रंग का था और ईदान को हमेशा सफ़ेद से ज्यादा काला रंग पसंद था। हाँ, एस्मा ने सिर हिलाया, ईदान से सहमति जताते हुए कि सेट का नाम बहुत सरल था। तो सेट में हथियारों के नाम इस प्रकार हैं: डार्क स्वॉर्ड, डार्क स्पीयर, डार्क शील्ड, डार्क बो, डार्क डैगर्स, डार्क ग्लव्स, डार्क स्टाफ और अंतिम 8वां हथियार डार्क किंग्स क्राउन। एस्मा ने जल्दी से सेट में सभी वस्तुओं के नाम सूचीबद्ध किए। बेशक ईदान और एरेबल को सबसे ज्यादा हैरान और आकर्षित करने वाली चीज थी डार्क किंग का मुकुट। इस हथियार का नाम ही बाकियों से अलग था। आखिरकार इसमें राजा शब्द मौजूद था, जिसने अपने आप में एक भव्यता और रहस्य का माहौल बना दिया था। जिस लोहार ने डार्क सेट का निर्माण किया था उसने पवित्र की तरह इसे विशेष रूप से एक निश्चित जाति के सदस्यों के लिए बनाया था। इसलिए उस समय कम से कम जब तक मैं जुनूनिया में रह रहा था, डार्क वेपन का एक भी जीवित मालिक नहीं था। एस्मा ने अफसोस जताते हुए कहा कि कुछ शताब्दियों पहले युद्ध के दौरान इस जाति के लगभग सभी प्रतिनिधि नष्ट हो गए थे और उनके साथ लगभग पूरा डार्क सेट गायब हो गया था। एस्मा ने लोहार की रचनाओं को सीमित करने के लिए उसकी थोड़ी निंदा की। इसी वजह से कभी प्रसिद्ध और लोकप्रिय रहे डार्क सेट का जिक्र अब सिर्फ ऐतिहासिक वृत्तांतों में ही मिलता है। डार्क सेट के ऐसे अप्रत्याशित अंत ने ईदान और एरेबल को गहरा सदमा पहुंचाया। क्या वे गायब हो गए हैं? ईदान ने अविश्वास से पूछा। एस्मा की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। इतने प्रसिद्ध हथियार अचानक कैसे गायब हो सकते हैं? मेरी यादों में डार्क वेपन्स के प्रकट होने का कोई जिक्र नहीं है। ये पता नहीं कि वे कहाँ हैं और किसके पास हैं। हो सकता है कि किसी के पास अभी भी हों, लेकिन वे उन्हें सावधानी से छिपाते हैं। हालांकि आपको ये समझना होगा कि जिस पूरी जाति के लिए ये सेट बनाया गया था वो लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और शापित थी। इसलिए अगर किसी को डार्क सेट का कम से कम एक हथियार भी मिल जाए तो कोई भी उसे बांधकर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। एस्मा ने जवाब दिया। क्या शापित? ईदान और एरेबल ने एक स्वर में कहा और आश्चर्य से एक दूसरे को देखा।
क्या ये महज एक संयोग तो नहीं हो सकता है ना? ईदान ने अरेबेल की ओर रुख किया और उसने सहमति में सिर हिलाकर उसकी शंकाओं को साझा किया। फिर उन दोनों ने एस्मा की ओर देखा और ईदान ने एक प्रश्न पूछते हुए कहा, आपने जिस जाति का उल्लेख किया है वो कहीं रेन क्लैन तो नहीं है? अरे, क्या तुमने रेन क्लैन के बारे में सुना है? इस बार एस्मा हैरान रह गई। जुनोनिया में भी आजकल हर कोई रेन क्लैन के अस्तित्व के बारे में नहीं जानता। केवल उच्च लोग के प्रतिनिधियों को ही इस जानकारी तक पहुंच है। क्या सिएरा ने तुम्हें उनके बारे में बताया? एस्मा ने पूछा। ईदान और एरेबेल चुप थे। उन्होंने ये नहीं बताया कि रेन क्लैन का संकेत सबसे पहले उनके सिस्टम द्वारा दिया गया था, फिर उन्होंने अपने गुरु मिलिका से थोड़ा बहुत सीखा। वे ये भी जानते थे कि नीमो रेन क्लैन का वंशज था, जिसका अर्थ था कि ये जाति पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ब्लैक स्मिथ ने विशेष रूप से रेन क्लैन के लिए एक डार्क सेट बनाया था। एक समय में ये जाति तेजी से आगे बढ़ी और दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक बन गई, और डार्क सेट ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि उनके उत्थान की तरह उनका पतन भी अनिवार्य, तीव्र और निर्दयी था। एस्मा ने सिर हिलाया जब वो रेन क्लैन और डार्क वेपन के भाग्य के बारे में बात कर रही थी। और डार्क सेट के बारे में जो मुझे आखिरी बात पता है वो ये है कि डार्क किंग्स क्राउन में 7 हथियारों में से एक में बदलने की क्षमता के अलावा एक और अनोखी क्षमता है। कई लोगों ने मुकुट को खोजने की कोशिश की, लेकिन रेन क्लैन के विनाश के बाद ये गायब हो गया और अब कोई नहीं जानता कि ये कहाँ है। ईदान और एरेबेल एस्मा की बातें सुनकर हैरान रह गए। तभी अचानक उन्हें सिस्टम की नीरस आवाज़ सुनाई दी। इस बार दंपति को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि सिस्टम अपना असर दिखाएगा। उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि उनका सिस्टम कैसे काम करता है। डिंग! आपको एक कार्य दिया गया है। रेन क्लैन के एक प्रतिनिधि और आपके भावी चैंपियन नीमो को डार्क किंग के मुकुट को ढूंढने और उसे विरासत में पाने में मदद करना है। डिंग! ये कार्य वर्ल्ड क्वेस्ट में शामिल है। इसका महत्व काफी बढ़ गया है। डिंग! सुप्रीम ब्लैकस्मिथ सिस्टम से एक नया असाइनमेंट मिला है। सुप्रीम ब्लैकस्मिथ सिस्टम ने भी डार्क सेट में दिलचस्पी दिखाई है। विश्लेषण के लिए इस सेट से एक हथियार प्राप्त करना अनिवार्य है। 0/8 इनाम। कार्य सफलतापूर्वक पूरा करने पर सुप्रीम ब्लैकस्मिथ सिस्टम ऑर्डर पर एक व्यक्तिगत डार्क हथियार बनाने का अवसर देगा। क्या आप कार्य स्वीकार कर रहे हैं? हाँ, नहीं? ईदान और एरेबेल को उम्मीद थी कि सिस्टम उन्हें पवित्र सेट से हथियार ढूंढने जैसा ही कोई काम देगा। हालांकि उनकी उम्मीदों के विपरीत सिस्टम ने उन्हें नीमो को डार्क किंग का मुकुट ढूंढने में भी मदद करने का निर्देश दिया और इस काम को वर्ल्ड क्वेस्ट में शामिल कर दिया। हाँ, क्या सिस्टम चाहता है कि नीमो राजा बने? पहले वे मांग करती है कि हम उसे थ्रोन और अब ताज दिलाने में मदद करें। ईदान ने मन की बात कहते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में खुद से पूछा। एरेबेल उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। दंपत्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस कार्य के लिए सहमति दर्शा दी। पवित्र सेट की खोज के विपरीत डार्क सेट की खोज उनके लिए अधिक सार्थक हो गई, क्योंकि वे वर्ल्ड क्वेस्ट में शामिल हो गए थे। उसी समय 2 प्राणी कमरे में दाखिल हुए तथा कई बेहोश लोगों को अपने साथ घसीटते हुए ले गए। वे ईदान और यूलिया के हमशक्ल नेड और ईवा थे, और जिन्हें वो लाए थे वो हीरो के अधीनस्थ थे जो आज एडवेंचरर गिल्ड शाखा में उनके साथ थे। ईवा और नेड ने अपने साथ आज उपस्थित सभी लोगों को नहीं लिया, बल्कि केवल उन्हीं लोगों को लिया जिनकी प्रतिष्ठा सबसे खराब थे। ईदान ने जब देखा कि दोनों ने सफलतापूर्वक कार्य पूरा कर लिया है, तो उसने हीरो की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो इस पूरे समय उनकी बातचीत को सुनते हुए बड़बड़ा रहा था, मानो कुछ कहना चाह रहा हो। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, ईदान ने एस्मा और एरेबेल से कहा। हम उस दूसरे कार्य पर आते हैं जो सिस्टम ने हमें सौंपा है। उन्होंने मानसिक संपर्क के माध्यम से एरेबेल को संबोधित करते हुए कहा, अर्थात हीरो को एक अविस्मरणीय सबक सिखाना। एस्मा, मैं सोच रहा हूँ कि क्या तुमने जो औषधि बनाई है वो सचमुच किसी व्यक्ति को इतना बदल सकती है? एरेबेल ने हीरो की ओर देखते हुए पूछा, जो अपनी असफलताओं के बावजूद अभी भी खुद को मुक्त करने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल नहीं, एस्मा ने बिना सोचे जवाब दिया। तो फिर ये कैसे हुआ? एक धर्मी नायक ऐसा कैसे बन गया? एरेबेल ने नग्न नायक की ओर इशारा करते हुए पूछा। एस्मा ने हीरो को ध्यान से देखा और हीरो ने भी उसकी तरफ देखा। वो भी उत्सुकता से भरी हुई थी। ये जानने की कोशिश कर रही थी कि एक नेक हीरो उसकी औषधि लेने के बाद ऐसा कैसे बन सकता है। अच्छा, मैं इसे कैसे कहूँ? मेरी औषधि किसी व्यक्ति को ज्यादा नहीं बदल सकती, एस्मा ने कहा।
ये मुख्यतः यौन इच्छा, आकर्षण, आनंद या व्यवहार को बढ़ाकर काम इच्छा को प्रभावित करती है, लेकिन ये एक अस्थायी प्रभाव है और ये स्थायी नहीं हो सकता। जैसे जैसे एज़्मा हीरो को और गौर से देखती गई, उसे यकीन होता गया कि समस्या की जड़ औषधि में नहीं है, ज्यादातर समस्या हीरो ही था। हालांकि एज़्मा के शब्द इतने आत्मविश्वास से भरे नहीं लग रहे थे। हर प्राणी के अंदर एक राक्षस होता है, एक ऐसा राक्षस जो हमारे अचेतन के एक हिस्से से बनता है और जिसमें दमित विचार, सहज प्रवृत्ति, आवेग, कमजोरियां, इच्छाएं, विकृतियां और शर्मनाक भय शामिल होते हैं। उसे अक्सर मानस का छाया पक्ष कहा जाता है। हम जितना इस राक्षस से बचते हैं, उतना ही ये हमारे अंदर बढ़ता जाता है और किसी ज्वालामुखी की तरह सबसे अप्रत्याशित क्षण में फटने का इंतजार करता है। फिर उसने अपनी नज़र हीरो से हटा ली और एरेबेल की ओर देखते हुए कहा, मेरे ख्याल से हमारे सामने हीरो खुद नहीं है, बल्कि उसका अंधेरा पक्ष है जिसे वो अब तक दबाता आया है। मेरी औषधि ने उस दमन को तोड़ दिया और राक्षस आज़ाद हो गया और उसने अपने धार्मिक पक्ष को अपने नियंत्रण में ले लिया। एरेबेल जितनी ज्यादा एज़्मा की बात सुनती, उसे उतना ही यकीन होता जाता कि उसकी बात में कुछ सच्चाई है। एक अलग तरह की आत्मी चेतना का सामना करने वाली होने के नाते उसे थोड़ा बहुत समझ आ गया था कि ऐसी स्थिति में शांत रहना कितना मुश्किल होता है। क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपकी औषधि ले लूं तो मैं भी उसकी जैसी बन जाऊंगी? उसने पूछा। हाँ, क्या आप स्वयं प्रयास करके देखना चाहेंगी? एज़्मा ने अपने भंडार से एक औषधि निकालते हुए उत्तर दिया। नहीं, एज़्मा ने एरेबेल से दूर कूदते हुए कहा। एज़्मा एरेबेल की प्रतिक्रिया सुनकर मुस्कुराई। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि आपके साथ भी वही हो सकता है जो हीरो के साथ हुआ। ये सब सिर्फ मेरा अनुमान है। मैं इस क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं हूँ, पर इस दौरान जो हीरो के साथ कुछ हुआ वो इसी ओर इशारा करता है, और ये तथ्य कि वो एक हीरो है मेरी धारणाओं की पुष्टि करता है। ईदान, जो इस पूरे समय चुपचाप उनकी बातचीत सुन रहा था, बहुत उत्सुक हो गया। आपका क्या मतलब है कि उसका हीरो का दर्जा केवल आपकी धारणाओं की पुष्टि करता है? एज़्मा ने देखा कि उसकी बातों ने ईदान का ध्यान खींचा है और उसने अपना सुझाव देने से पहले थोड़ा सोचने का फैसला किया। उसने अपनी नज़रें फिर से हीरो की ओर घुमा ली। एज़्मा को पहले से ही उस योजना के बारे में पता था जो दंपति हीरो के खिलाफ तैयार कर रहे थे, और याद करते हुए उसने सोचा कि शायद यह योजना हीरो को कुछ हद तक ठीक करने में मदद कर सकती है। सच तो यह है कि पवित्र अस्त्र किसी को भी नहीं चुनता, बल्कि केवल उन्हीं को चुनता है जिन्हें वो योग्य समझता है, और पवित्र अस्त्र द्वारा चुने गए व्यक्ति को किसी कारण से ही नायक माना जाता है। नायक मानव जाति का रक्षक है, उसे धर्मी, न्यायप्रिय इत्यादि होना चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो सभी नायक शुरू से ही पूरी तरह से सामान्य लोग नहीं थे। बोलते समय एज़्मा ने स्टाफ हीरो के बारे में सुनी पहली अफवाहों को याद किया, जब वो पहली बार लिम्बो में दिखाई दिया था। मैंने तुम्हें हीरो के बारे में पहली अफवाहों के बारे में पहले ही बता दिया है कि वो एक नेक और उद्देश्यपूर्ण युवक था, और उस कृतज्ञ श्वेत लड़की ने भी पुष्टि की कि हीरो बिल्कुल वैसा ही था। ईदान और एरेबेल ने एज़्मा और लुसिंडा के साथ अपनी बातचीत को याद किया और उसकी बातों की पुष्टि की। कोई भी इंसान पूरी तरह से अच्छा नहीं होता। हम में से हर एक में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। अगर आप अफवाहों पर यकीन करें तो हमारा हीरो शुरू से ही बहुत सामान्य नहीं था, लेकिन वो गोरा था। एक हीरो होने के नाते उसे जिंदगी के अंधेरे पहलू का सामना करना पड़ा, दुनिया की सारी गंदगी देखनी पड़ी। इतना कुछ होने के बाद भी उसका गोरा बना रहना इस बात का संकेत है कि उसने शायद अपनी बुरी भावनाओं को अपने अंदर ही छिपा लिया था, और शायद उसके अंदर का राक्षस उन्हीं भावनाओं का पोषण कर रहा था। और इसलिए जब उसने मेरी औषधि ली तो इस बेचारे हीरो ने उस राक्षस को बाहर निकाल दिया। ये देखकर कि ईदान और एरेबेल उसकी अटकलों को सुनकर गहरी सोच में डूब गए, एज़्मा ने जल्दी से कहा, मेरी बातों को अंतिम सत्य मत मानो। ये सिर्फ मेरा अनुमान है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मेरी औषधियाँ किसी व्यक्ति को इतना नहीं बदल सकती। हीरो के साथ जो हुआ शायद उसकी ही गलती थी। बेशक हम इस बात से अवगत हैं। हम बस ये जानना चाहते थे कि क्या हीरो को उसकी पूर्वावस्था में वापस लाना संभव है? एज़्मा की बातें सुनने के बाद ईदान ने कहा, क्या तुमने अपना मन बदल लिया है? एज़्मा ने अविश्वास भरी आवाज़ में पूछा। बिल्कुल नहीं। उसकी पिछली उपलब्धियां उसके परिवर्तन के बाद की उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकती, और उसे अपने सभी कार्यों की जिम्मेदारी लेनी होगी, ईदान ने दृढ़ता से कहा, तथा इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने अपना विचार नहीं बदला। ईदान और एरेबेल गहन चिंतन में डूबे हुए थे,
और हीरो की हालत पर विचार कर रहे थे। कुछ हद तक हीरो की वर्तमान स्थिति ये दर्शाती है कि अगर उन्होंने अपने वंश पर पूर्ण नियंत्रण नहीं किया और एक दूसरे व्यक्तित्व को विकसित नहीं होने दिया जो उनकी चेतना पर अधिकार कर सकता है, तो उनका जीवन कैसा हो सकता था। दंपति को ये जानने की जिज्ञासा थी कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वो असफल होने के बाद अपने वास्तविक स्वरूप में वापस आ सकते हैं और उनका दूसरा व्यक्तित्व उनकी चेतना पर हावी हो जाए। तो क्या ये संभव है कि हीरो को पहले जैसा बना दिया जाए? इस बार एरेबेल ने पूछा। बिल्कुल नहीं, एस्मा ने निर्णायक रूप से कहा। पुराना हीरो वापस नहीं आएगा। अगर मेरी धारणाएं सही हैं तो धार्मिक हीरो वाला हिस्सा उसके उज्ज्वल शुद्ध पक्ष का प्रतिनिधित्व करता था और राक्षस और वर्तमान हीरो उसका अंधकारमय भ्रष्ट पक्ष है। पहले प्रकाश पक्ष हावी था और अंधकार पक्ष को दबा देता था, लेकिन सीमा के गायब होने के बाद अंधकार पक्ष जो इतने समय से अंदर फंसा हुआ था फूट पड़ा, प्रकाश पक्ष में भर गया और उसे निगल लिया। अब ऐसा कुछ नहीं है जो प्रकाश और अंधकार पक्ष को अलग कर सके। एस्मा का सुझाव सुनकर ईदान और एरेबेल चिंतित हो गए। इससे ये एक बार फिर साबित हो गया कि उनके लिए अपने वंश पर पूर्ण नियंत्रण रखना कितना महत्वपूर्ण था। एस्मा का सुझाव सुनकर ईदान और अराबेल चिंतित हो गए। इससे एक बार फिर ये साबित हो गया कि उनके लिए अपने वंश पर पूर्ण नियंत्रण रखना कितना महत्वपूर्ण था। एस्मा दंपति की चिंता का कारण पूरी तरह समझ नहीं सकी। एस्मा उनकी चिंताओं का सार न समझते हुए अनुमान लगाने लगी और सवाल पूछने लगी। एक तरफ वे कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे मैं भी थोड़ा डर जाऊंगी, लेकिन दूसरी तरफ शायद वे सिर्फ हीरो के बारे में चिंतित हैं। तो ये असंभव है? अराबेल ने धीरे से पूछा, लेकिन निश्चित रूप से एस्मा ने उसके शब्दों को पकड़ लिया और उन्हें स्पष्ट रूप से सुना। खैर, मैं कैसे कहूँ, हम पुरानी हीरो को वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम प्रकाश और अंधेरे पक्ष के बीच संतुलन बहाल करने की कोशिश कर सकते हैं। एस्मा ने अचानक सुझाव दिया, जिससे ईदान और अराबेल का ध्यान आकर्षित हुआ। आगे बढ़ने से पहले क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने पवित्र छड़ी के साथ क्या किया? एस्मा ने पूछा। ईदान और अराबेल ने आदतन एक दूसरे की ओर देखा और सलाह मांगी। कर्मचारी हमारे भंडारण में एक अलग स्थान पर है, जिससे उसकी और हीरो के बीच संबंध स्थापित करना मुश्किल है। ईदान ने पूरी सच्चाई बताए बिना एक सरल उत्तर दिया। कुछ हद तक तो वो सच ही कह रहा था। सिस्टम के मुताबिक कर्मचारियों को 1 घंटे से भी कम समय में उनके पास लौट आना चाहिए। तो फिर संतुलन बहाल करने के लिए आप क्या सुझाव देते हैं? ईदान ने एस्मा से पूछा। आपके अनुसार पुनर्स्थापना शब्द का क्या अर्थ है? एस्मा ने प्रतिप्रश्न पूछा। पुनर्स्थापित करें? अच्छा, ईदान ने सोचा और अराबेल भी एस्मा के शब्दों पर विचार करने लगा। उन्हें याद आने लगा कि पुनर्स्थापित शब्द का आमतौर पर क्या मतलब होता है। इसका मतलब है किसी ऐसी चीज को उसकी पूर्व अवस्था में वापस लाना जो नष्ट हो गई हो, जो जीर्ण शीर्ण हो गई हो, और फिर ये बात उन पर हावी हो गई। आप ये सुझाव नहीं दे रहे हैं? हाँ, लगता है तुम समझ गए। हाँ, इससे पहले कि हम संतुलन बहाल करने की कोशिश करें, हमें पहले हीरो की वर्तमान चेतना को नष्ट करना होगा, तोड़ना होगा, एस्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। और मुझे लगता है कि इसके लिए तुम्हारी योजना बिल्कुल सही है और हमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एस्मा का सुझाव सुनकर ईदान और अराबेल पहले तो आश्चर्यचकित हुए, लेकिन फिर उसकी बातों से सहमत हो गए। एस्मा ने आगे कहा, हीरो की वर्तमान अवस्था पहले ही बन चुकी है और उसे उसका आकार मिल चुका है। धार्मिक हीरो के उस हिस्से को वापस लाने के लिए यदि वो अभी भी मौजूद है, तो हमें सबसे पहले उसकी वर्तमान चेतना को तोड़ना होगा। और जब हम उसकी चेतना तोड़ देंगे, तो उसे पवित्र छड़ी लौटा देना अच्छा होगा, एस्मा ने अचानक सुझाव दिया। नायक और कर्मचारी के बीच एक संबंध है और कर्मचारी उसके धार्मिक पक्ष से निकटता से जुड़ा हुआ है। जब हम इसे बदलेंगे, तो कर्मचारी अपने संबंध का उपयोग करके धार्मिक नायक के उस हिस्से को आंशिक रूप से पुनर्स्थापित करने में सक्षम होगा। एस्मा की बातों में कुछ सच्चाई थी, लेकिन दंपति अभी भी हिचकिचा रहे थे। उनके मन में शंकाएं थी। वो अच्छी तरह जानते थे कि अगर वे पवित्र छड़ी को व्यापार के जरिए बेचेंगे, तो उन्हें अच्छी खासी कमाई हो सकती है। हालांकि साथ ही वो ये भी देखना चाहते थे कि क्या वो हीरो को कम से कम आंशिक रूप से पुनर्स्थापित कर सकते हैं। ये प्रयोग और प्राप्त ज्ञान भविष्य में उनके लिए उपयोगी हो सकता था। अंत में जब वे हीरो को तोड़ने में कामयाब हो गए, तो उन्होंने नायक को छड़ी लौटाने का फैसला किया। वो जानना चाहते थे कि क्या नायक और छड़ी के बीच का संबंध धार्मिक नायक को वापस लाने में मदद करेगा।
ईदान और अरबिल को ये सब कुछ बेतुका और अवास्तविक लग रहा था, लेकिन जिज्ञासा ने उन पर काबू पा लिया। अगर वे कामयाब हो जाते हैं तो वे हीरो को तब तक गुलाम बनाए रखने पर तुले हैं जब तक वो उन्हें सिस्टम पॉइंट्स में पवित्र कर्मचारी का मूल्य वापस नहीं कर देता। आखिरकार वो एक सर्वोच्च क्षेत्र का प्राणी था और शायद भविष्य में उन्हें उसकी सेवाओं की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पहले उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि हीरो उस मुसीबत से उबर जाए जिसका उसे इंतजार है। ईदान ने अरबिल की ओर देखा, जिसने उसकी नज़र पकड़ ली और सिर हिलाकर उसके इरादे की पुष्टि की। अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ईदान ने ट्रेड फंक्शन की विंडो खोली और जल्दी से वो वस्तु ढूंढ ली जिसे वो खोज रहा था। आज जब उसे सिस्टम से एक टास्क मिला और उसने हीरो को सबक सिखाने की योजना बनानी शुरू की, तो ईदान ने सिस्टम से एक सवाल पूछा और उसने इस वस्तु के अस्तित्व के बारे में जाना। तभी इस योजना का जन्म हुआ। इस वस्तु की कीमत 1000 सिस्टम पॉइंट्स थी। ईदान के हाथों में एक छोटी, सुंदर रूप से सजी हुई औषधि की शीशी दिखाई दी। क्या तुम मुझे अंत के बता सकती हो कि तुम्हें ये औषधि कहाँ से मिली? एस्मा ने आज ये प्रश्न कई बार पूछा, क्योंकि उसे पता चला था कि ये औषधि क्या कर सकती है। लेकिन चाहे उसने कितना भी जानने की कोशिश की, उसके वार्तालापकार चुप रहे या बस यही जवाब दिया कि ये एक रहस्य है। लो, इसे पिला दो, ईदान ने एस्मा को औषधि देते हुए कहा। उसने झट से उसे उठा लिया और अपनी आंखों के सामने रख लिया। नजरें नहीं हटा सकी। उसने पहले ऐसी कभी शानदार चीज नहीं देखी थी। वह सिर्फ औषधि से नहीं, बल्कि उस पर सजी बहुमूल्य बोतल से भी हैरान थी। एस्मा, ईदान ने उसे पुकारा और तभी एस्मा को होश आया और उसने कार्य करना शुरू किया। उसने जल्दी से बोतल खोली और अपनी शक्तियों का उपयोग करके हीरो के मुंह से गैग हटा दिया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसने शीशी की सामग्री उसके गले में उंडेल दी और जल्दी से उसका मुंह बंद कर दिया ताकि वो उसे थूक न दे। हीरो के पास औषधि पीने के सिवा कोई चारा नहीं था। वो पहले से ही अपने सामने खड़े लोगों से प्रति इतनी नफरत से भरा पड़ा था कि उसे याद ही नहीं रहा कि उसने कितनी बार उन्हें गालियां दी थी। उसने खुद से वादा किया कि वो उनसे बदला जरूर लेगा। वो इन औरतों को जाने नहीं देगा और इस आदमी के सामने, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने, उन्हें खूब प्रताड़ित करेगा। और उस क्षण जब हीरो अपने बदले की योजना के बारे में सोच रहा था, उसने एक गर्मी महसूस की जो उसके पेट में फैलने लगी और फिर उसके पूरे शरीर में फैल गई। लेकिन उस गर्मी के बाद एक तेज दर्द हुआ जिसने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया, खासकर उसके टांगों के बीच वाले हिस्से को। हीरो अपने साथ हो रही इस घटना से बहुत डर गया। जब हीरो असहनीय पीड़ा में था तो ईदान ने एस्मा की ओर देखा। उसकी नज़र देखकर और उसका इरादा भांपकर एस्मा ने भंडार से कुछ शीशियां निकाली। नेड, एवा और बेरा, अब तुम्हारी बारी है, ईदान ने अपने हमशक्लों से कहा। डॉपलगैंगर्स ने एस्मा के हाथों से शीशियां आसानी से ले ली और अपने साथ लाए बेहोश लोगों के मुंह में जबरदस्ती उनकी सामग्री डालनी शुरू कर दी। अच्छा, ये बहुत क्रूरता नहीं है? एस्मा ने पूछा। शायद, ईदान ने उत्तर दिया। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि वो अनुभव करे जो वो दूसरों के साथ करता है, अराबिल ने कहा। इस समय वो तीनों देख रहे थे कि एक बंधे हुए सुंदर युवक के बजाय एक सुंदर नग्न युवती बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या? तुमने मेरे साथ क्या किया? पुरुष की बजाय महिला की आवाज आई। चलो, चलें, ईदान ने कहा, हीरो को जवाब नहीं देना चाहता। अराबिल उसकी बात सुनकर कमरे से बाहर चली गई। उनके पीछे पीछे डॉपलगैंगर्स भी अपना काम निपटाकर कमरे से बाहर चले गए। ईदान आखिरी बचा हुआ आदमी था। वो दरवाजे पर रुका और पीछे मुड़ा। सभी आदमी पहले से जागने लगे थे। हाँ, तो शुभकामनाएं हीरो, अच्छा समय बिताना, और अब से दूसरों की बात सुनो और उन लोगों को धमकी न दो जिन्हें तुम नहीं जानते। इसके साथ ही ईदान ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और एस्मा ने तुरंत ही उसे सील कर दिया, जिससे हीरो कई अधीनस्थों से घिरा रह गया जिन्होंने एस्मा द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार की हुई औषधियां पी थी। वह मरने वाला तो नहीं है ना? अरेबेल ने एस्मा और ईदान से संदेहपूर्वक पूछा और उस कमरे से दूर चला गया जहां हीरो अपने अधीनस्थों से घिरा हुआ था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, एस्मा ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। कम से कम मुझे उस साथी के बारे में कोई शिकायत नहीं थी जिसने औषधि लेते समय किसी की जान ले ली थी। अपने हमशक्लों को कमरे पर नजर रखने और किसी को भी अंदर न आने देने के लिए छोड़कर तीनों वहां से चले गए। अब वे बस इंतजार कर सकते थे। कोई भी यह नहीं देखना चाहता था कि अंदर क्या हो रहा है। एस्मा ने जो सील लगाई थी वह बिना किसी रुकावट के काम कर रही थी और कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। यह शाश्वत तो नहीं है ना? खैर, मेरा मतलब है तुम्हारे काढ़े का असर? एस्मा ने उस जोड़े से पूछा। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें ये काढ़ा कहाँ से मिला, लेकिन शायद वे बाकी जानकारी साझा कर सके।
लगभग 6 बजे। उसके बाद हीरो फिर से एक आदमी बन जाएगा। ईदान ने एस्मा से ये विवरण नहीं छिपाए। आखिरकार इस औषधि का प्रभाव अस्थायी ही होता है, एस्मा ने कुछ निराशा के साथ कहा। हालांकि ऐसी औषधि के अस्तित्व के बारे में जानकर वह बहुत आश्चर्यचकित थी। ईदान ने उसे यह नहीं बताया कि ट्रेडिंग क्रिया में इस औषधि का एक और संस्करण भी है, जो किसी प्राणी का लिंग स्थायी रूप से बदल सकता है। लेकिन अस्थायी औषधि के विपरीत इस विकल्प की कीमत बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि औषधि का ये संस्करण भी दंपत्ति को बहुत महंगा लगा, लगभग 1000 सिस्टम पॉइंट्स। ये सभी औषधियां इस प्रणाली के ट्रेडिंग फंक्शन में उजागर हुईं, जिसे जोड़ा सुप्रीम एल्केमिस्ट सिस्टम के नाम से जानता था। औषधियों के अलावा इस प्रणाली से उनके तैयारी के सरल नुस्खे भी खरीदे जा सकते हैं। इन नुस्खों का उपयोग करने के लिए जोड़े को केवल मुख्य सामग्री ढूंढनी होगी और सिस्टम पॉइंट्स का उपयोग करके सुप्रीम एल्केमिस्ट सिस्टम की सेवा के लिए भुगतान करना होगा। इस प्रकार औषधि की लागत ट्रेडिंग फंक्शन में सीधे खरीदे जाने की तुलना में बहुत कम थी। जब ईदान और अरेबेल सही कमरे में पहुंचे तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाने के लिए रुक गए। लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, एस्मा ने बेदर्दी से दरवाज़ा लात मारी और अंदर घुस गई और उन्हें कुछ करने का मौका नहीं दिया। यो कुतिया! एस्मा ने मुस्कुराते हुए अन्य 2 वैल्किरीज का अभिवादन किया, जो उस समय सिएरा द्वारा बनाई गई मेज पर बैठी थीं, चुपचाप बातें कर रही थीं और पेय पी रही थीं। एस्मा के अभिवादन पर दोनों वैल्किरीज की दाहिनी आंखें फड़क उठीं। उस समय वे उठकर उसे पकड़ना चाहती थी और उसे अच्छी तरह पीटना चाहती थीं। एस्मा दोनों वैल्किरीज की घूरती निगाहों को नजरअंदाज करते हुए मेज के पास गई, अपने जादू से एक कुर्सी बनाई और बैठ गई। अपने भंडारण से एक ग्लास निकाला और मेज से पेय की एक बोतल उठाकर खुद को पी ली। एस्मा ग्लास भर कर ले आई, उसे सूंघा, उसकी आंखें चमक उठीं। फिर आंखें बंद करके उसने एक घूंट लिया। हमेशा की तरह तुम्हारा स्वाद बहुत अच्छा है, एस्मा ने सिएरा से कहा। अभी भी उसकी आंखें बंद थीं और वह बात के स्वाद का आनंद ले रही थी। तारीफ के बाद सिएरा को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, जबकि लुसिंडा अभी भी घबराई हुई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये सब लोग उसके बेडरूम में क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद ईदान और अरेबेल कमरे में दाखिल हुए। इधर आओ छोटी बहन, एस्मा ने अरेबेल को मेज की ओर इशारा करते हुए कहा। ईदान ने अरेबेल को धक्का दिया और उसने पास में एक छोटा सा सोफा ढूंढा और उस पर बैठने का फैसला किया। अरेबेल ने ईदान को जाते देखा और मेज की तरफ चली गई। सिएरा ने तुरंत उसके लिए एक और कुर्सी लगा दी और एस्मा ने दूसरा खाली ग्लास निकाला और उसमें से एक ड्रिंक डाली। लो, इसे चखो, इस कुंवारी लड़की का स्वाद वाकई बहुत अच्छा है, एस्मा ने अरेबेल को एक ग्लास पेय देते हुए कहा। अरेबेल ने ग्लास उठाया, थोड़ी घबराहट महसूस करते हुए, और एक घूंट लिया। वह अपनी दुनिया में अक्सर शराब नहीं पीती थी, क्योंकि हाल ही में वो 18 साल की हुई थी। फिर भी वह पूरे यकीन से कह सकती थी कि इस दूसरी दुनिया का पेय उसकी दुनिया के पेय से बहुत अलग था। उसने महसूस किया कि कैसे उस पेय ने स्वाद के साथ साथ उसे ऊर्जा से भर दिया। ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैलने लगी, थकान दूर होने लगी और वो जोश से भर गई। वह कराह उठी, अपनी भावनाओं से थोड़ी शर्मिंदा होते हुए। सिएरा और एस्मा उसकी शरारत पर हंस पड़ी, क्योंकि वे उसकी भावनाओं को पूरी तरह समझ रही थी। ईदान, जो तब तक सोफे पर बैठ चुका था, उन्हें देख रहा था और उसकी मुस्कान अरेबेल के लिए उसकी खुशी को नहीं छिपा रही थी। बाहर से देखने पर यह शराब के गिलास पर दोस्तों की एक आम मुलाकात लग रही थी, जो उनकी दुनिया की विशेषता थी। अरे बहन, क्या तुम अपना भेस उतारकर हमें दिखा सकती हो कि तुम असल में कैसी दिखती हो? एस्मा ने अचानक पूछा। उसे हाल ही में पता चला था कि इस बहन का रूप रंग बस एक भेस था और वो इतने समय से अपना रूप छिपा रही थी। अरेबेल बिना किसी हिचकिचाहट के मान गई और तुरंत भूत का मुखौटा उतार दिया, जिससे उसके असली सौंदर्य सामने आ गया। उसके छोटे काले बाल आग जैसे लाल हो गए, उनकी लंबाई बढ़ गई और उसकी आंखें नीली हो गई। ओह, एस्मा ने आश्चर्य से कहा जब उसने अरेबेल की उपस्थिति देखी। यह उसके भेस की तुलना में बिल्कुल ही अलग प्रभाव था। अरेबेल की असली सौंदर्य को देखकर सिएरा को एक बार फिर से यकीन हो गया कि वह वास्तव में अतुलनीय सौंदर्य थी, उनसे कम नहीं। लुसिंडा भी एक पल के लिए चुप हो गए। अरेबेल की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो गई, लेकिन जिस चीज ने उसका ध्यान खास तौर पर खींचा वो थे अरेबेल के लाल बाल। एस्मा ने भी इसे देखा और दोनों वैल्किरीज, जिन्होंने अरेबेल के आइस वैल्किरी वंश को महसूस किया, थोड़ा सा नाराज हो गईं। उनकी नजरों को देखकर सिएरा, जो अरेबेल की स्थिति से परिचित थी, उसने संक्षेप में उसका वर्णन किया। एस्मा और लुसिंडा ने आंखें फाड़कर अरेबेल को देखा। ये कैसा प्राणी है? वैल्किरी वंश का एक इंसान? उनकी रुचि के जवाब में अरेबेल ने अपने परिवर्तन का उपयोग करके उन्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। ईदान की तरह उसे अपने वंश से अधिक कष्ट नहीं हुआ। अरेबेल के लाल बाल तुरंत सफेद हो गए और उसके आसपास का आभामंडल बदल गया।
यह दृश्य दोनों वैल्किरी को फिर से अचंभित कर गया। उस पल वे उसे असली वैल्किरी से अलग नहीं पहचान सकते थे। वे एक असली आइस वैल्किरी के आभा और उपस्थिति को साफ महसूस कर सकते थे। कुछ देर तक अपने परिवर्तन को बनाए रखने के बाद उन्होंने उसे पलट दिया और लाल बालों वाली एक सुंदर महिला में बदल गईं। इस अद्भुत परिवर्तन को देखकर एस्मा और लुसिंडा सियरा की बातों से आश्वस्त हो गईं और उन्हें एहसास हुआ कि उनकी गायब से ज्ञान में वैल्किरी वंश की उपस्थिति की उनकी भावनाएं केवल उनकी कल्पना नहीं थी। थोड़ा शांत होने के बाद लुसिंडा ने आखिरकार वो सवाल पूछा जो सियरा के उसके बेडरूम में आने से उसे परेशान कर रहा था। तुमने हीरो के साथ क्या किया? सन्नाटे ने उसे जवाब दे दिया। कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता था कि हीरो के साथ क्या हुआ था। अपने प्रश्न का कोई उत्तर न मिलने पर लुसिंडा ने तुरंत ही अपनी आत्मशक्ति से हीरो के कमरे की खोज की, लेकिन उसके प्रयास में एस्मा द्वारा स्थापित एक सील आ गई। अरे रहे, रुको, सील को नष्ट मत करो। एस्मा ने हस्तक्षेप किया, यह देखकर कि लुसिंडा उसकी सील से टकरा गई थी। उन्होंने कहा, थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। लुसिंडा ने सांस छोड़ते हुए हार मान ली और आत्मशक्ति को दूर कर दिया। लुसिंडा ने एहसास किया कि अब बहुत देर हो चुकी है और वे अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हैं और अब बस इंतजार कर रहे हैं। उसने तय किया कि अब वो किसी लड़ाई में नहीं पड़ेगी और बस जो हो रहा है उसे देखेगी ताकि समझ सके कि उन्होंने क्या किया है। मन ही मन उसे उम्मीद थी कि वे ज्यादा आगे नहीं बढ़ गए होंगे और हीरो को मार नहीं डाला होगा। कुछ देर बाद ईदान आराम से सोफे पर बैठा हुआ और अरेबिल तीनों वैल्किरीज की संगति में पेय का आनंद ले रही थी। उन्होंने अपने सिर में सिस्टम की नीरस आवाज सुनी। डिंग! टास्क स्टाफ के हीरो को सजा दो, उसे समझा दो कि तुम्हें और तुम्हारे साथी को धमकी देना उचित नहीं है। हो गया। अपना पुरस्कार चुने। पहला विकल्प है भूत मुखौटा, दूसरा विकल्प है एडवेंचर सेट, तीसरा विकल्प है सिस्टम द्वारा प्रतिस्थापित पुरस्कारों में से एक यादृच्छिक पुरस्कार प्राप्त करना। ईदान और अरेबेल को पहले से ही पता था कि उन्हें कौन सा पुरस्कार चुनना है, इसलिए उन्होंने दोबारा नहीं सोचा। ईदान ने तुरंत पहला विकल्प चुना, भूत मुखौटा। अरेबिल ने तीसरा विकल्प चुना। बाहरी लोगों की उपस्थिति के कारण ईदान का पुरस्कार तुरंत उनके भंडार में प्रकट हो गया। यस, ईदान ने मन ही मन सोचा। वो सचमुच एक भूत मुखौटा पाना चाहता था और अब उसका सपना पूरा हो गया है। जब वे अपनी दुनिया में लौटेंगे तो वे भूत मुखौटे की मदद से आसानी से छिप सकेंगे। इसकी मदद से वे अपनी एक नकली पहचान भी बना सकेंगे और दूसरों की तरह व्यवहार भी कर सकेंगे। हालांकि पुरस्कार चुनते समय अरेबिल ने खुद से दोहराया, एक सौंदर्य गोली हो, एक सौंदर्य गोली हो। तीसरा विकल्प चुना गया है, बधाई हो, मेजबान आपको सुप्रीम की उपाधि के बदले रक्त वंश परिवर्तन औषधियां मिली हैं। आपको एक पालतू जीव मिला है, अननोन लोमड़ी का बच्चा। हाँ हाँ, ना केवल अरेबिल बल्कि ईदान भी जो कुछ उन्होंने सुना उससे हैरान थे। बधाई हो मेजबान, आपको सुप्रीम की उपाधि के बदले रक्तवंश परिवर्तन औषधियां मिल गई हैं। आपको एक पालतू जानवर मिला है, लोमड़ी का बच्चा। हाँ? न केवल अरेबेल बल्कि ईदान भी जो कुछ उन्होंने सुना था उससे हैरान थे। जब ये दंपति असमंजस में था तभी कमरे के बीच में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया जिसमें से एक छोटा सा भूरे रंग का फर का गोला फर्श पर गिर पड़ा। वो एक आकर्षक छोटी लोमड़ी निकली जिसके कानों, पंजों और पूंछ के सिरों पर काले लटकन थे। उसके सुंदर चेहरे ने मुझे मुस्कुरा दिया। हालांकि ईदान और अरेबेल को सबसे ज्यादा हैरानी उस छोटे से बैग ने दी जो लोमड़ी के बच्चे ने अपनी पीठ पर लटका रखा था। ये बहुत मजेदार लग रहा था। लोमड़ी के बड़े बड़े कान ऊपर उठे हुए थे और उसकी आंखें उत्सुकता से कमरे में इधर उधर देख रही थी। अरेबेल लोमड़ी के बच्चे को देखकर इतनी आश्चर्यचकित और मोहित हो गई कि वो सौंदर्य की गोली और अपनी निराशा के बारे में भूल गई। क्या है? अचानक सियरा की आवाज ने अरेबेल का ध्यान लोमड़ी के बच्चे से हटा दिया। अरेबेल ने देखा कि उसके और ईदान के अलावा किसी ने भी लोमड़ी के बच्चे को कमरे में प्रवेश करते हुए नहीं देखा था। कुछ नहीं, अरेबेल ने लोमड़ी के बच्चे की बात को गुप्त रखते हुए उत्तर दिया। सियरा ने अरेबेल को शक की निगाह से देखा, लेकिन फिर मुद्दे पर ज्यादा जोर न देने का फैसला किया। वो जानती थी कि इस जोड़ा के कई राज हैं और शायद अरेबेल का अजीब व्यवहार उनमें से किसी एक राज से जुड़ा हो। शायद हमें मेजबान के आतिथ्य का लाभ उठाते हुए सौना में जाना चाहिए, एस्मा ने लुसिंडा की ओर देखते हुए सुझाव दिया। क्यों नहीं? लुसिंडा ने सहमति जताई। क्या? अरेबेल ने पूछा, एस्मा के सुझाव को तुरंत समझ न आते हुए। मेरा सुझाव है कि हम सौना में जाएं और प्रतीक्षा करते हुए गर्म पानी का आनंद लें, एस्मा ने दोहराया। अरेबेल ने सोचा। एक तरफ तो उसे गर्म पानी में आराम करने का विचार आकर्षित कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ किसी कारण से वो ईदान को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। मेरी चिंता मत करो,
जाओ, अरेबेल ने अपने मन में ईदान की आवाज़ सुनी। उसने उसकी ओर देखा और फिर दूसरों की ओर मुड़कर सहमति जताई। लुसिंडा ने बिना समय गवाए अपनी आत्मिक शक्ति का आह्वान किया और अपनी नौकरानी को ढूंढ निकाला, जो उस समय उसके कमरे में सो रही थी। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसने उसे जगाया और उसे सोना तैयार करने का निर्देश दिया। सोना तैयार होने में कुछ समय लगेगा, लुसिंडा ने दूसरों को चेतावनी दी। ठीक है, एस्मा ने बहुत अच्छे मूड में उत्तर दिया। लोमड़ी के बच्चे की स्थिति जोड़ा गया। सिस्टम के बातों से दंपति को सुखद आश्चर्य हुआ। उनके हमशक्ल जिनके साथ उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं थी। स्थिति: नाम गुम, सौंपे, प्रजाति लोमड़ी, लिंग महिला, रैंक 2 बीस्ट लॉर्ड जो मेजबान के स्तर पर निर्भर करता है। तत्व युद्ध शक्ति कोई नहीं। व्यवसाय फोटोग्राफर, स्टॉकर, ब्लॉगर। क्षमताएं फोटो खींचना, डायरी रखना, तनाव दूर करने वाले खिलौने में बदलना। निष्ठा पूर्ण रूप से वफादार। विवरण: क्या ये एक अनोखा जीव है? मूल शरीर एक विशेष जगह पर रहता है जहां मेजबानों के अलावा कोई नहीं देख सकता और दूसरे जीव इसे तभी देख सकते हैं जब वो चाहें। लोमड़ी का शरीर लगभग अमूर्त है, केवल अपने इच्छा से या तनाव दूर करने वाले खिलौने में बदलने की क्षमता का उपयोग करके वो मूर्त रूप ले सकती है और खुद को छूने की अनुमति दे सकती है। लोमड़ी का काम मेजबानों के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और दुर्लभ पलों को कैद करना है। वो मेजबानों की घटनाओं और गतिविधियों की एक डायरी रखती है। ये उन्हें शांत भी रहने में मदद करता है और तनाव दूर करता है। सुझाव: लोमड़ी को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर न करें। उसे लड़ना पसंद नहीं है और उसकी लड़ने की क्षमता शून्य है। ये लोमड़ी मूडी हो सकती है लेकिन हमेशा वफादार रहती है। इसे मिठाई बहुत पसंद है और ये चंचल और अप्रत्याशित व्यवहार करती है। जब उन्होंने लोमड़ी के बच्चे की स्थिति का अध्ययन पूरा कर लिया और उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ, तो लोमड़ी के बच्चे ने अपनी पीठ से अपना छोटा सा बैग उतारा। उसमें थोड़ा टटोलने के बाद लोमड़ी के बच्चे ने एक अजीब से दिखने वाला कैमरा निकाला। दंपति ने तुरंत देखा कि बैकपैक कैमरे से काफी छोटा था, जिससे पता चला कि उसमें विस्तार करने की क्षमता थी। ईदान ने जो हास्यपद दृश्य देखा, उसे देखकर वो लगभग हंस पड़ा। लोमड़ी के बच्चे ने अजीब से तरह से अपने हाथों में कैमरा पकड़ लिया और किसी तरह अरेबेल पर निशाना साधते हुए तस्वीर खींच ली। चिक! कैमरे के ऊपर एक तस्वीर उभरी, पोलरॉइड की तरह। लोमड़ी ने अपना कैमरा नीचे रखा, अपने बैग में वापस गई और उसमें कुछ ढूंढने के बाद जो किताब जैसा दिख रहा था उसे निकाला। ईदान को तुरंत एहसास हुआ कि वो एक फोटो एल्बम था। एल्बम खाली था। लोमड़ी के बच्चे ने पहला पन्ना खोला, अरेबेल की खींची हुई तस्वीर ली और उसे उस पन्ने पर चिपका दिया। फिर वो अपने बैग के पास गई, एक मार्कर निकाला और तस्वीर के नीचे कुछ लिखने लगी। जब वो समाप्त हो गई तो लोमड़ी का बच्चा अपने पिछले पैरों पर एल्बम पकड़े हुए अरेबेल के पास आई और एक अजीब सा मुंह बनाते हुए उसे आंशिक रूप से खुला एल्बम दे दिया। तस्वीर में अरेबेल हैरानी से सीधे कैमरे में देख रही थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, होस्टेस की पहली तस्वीर, उसकी आंखें कितनी बड़ी हैं। अरेबेल इस तस्वीर को खींचकर खराब करना चाहती थी, लेकिन लोमड़ी के बच्चे का प्यारा रूप देखकर उसने खुद को रोक लिया। ये उसकी पहली तस्वीर थी और वो इसे खराब नहीं करना चाहती थी ताकि लोमड़ी के बच्चे को कोई परेशानी न हो। सोना तैयार है, लुसिंडा ने उठते हुए कहा। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चल दिए। अरेबेल एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर ईदान को देखते हुए जिसने उसकी ओर सिर हिलाया, वो भी बाकी लोगों के पीछे कमरे से बाहर निकल गई। लुसिंडा के शयन कक्ष में केवल ईदान और लोमड़ी का बच्चा ही शेष रह गए थे। जब वे अकेले होते तो ईदान लोमड़ी के बच्चे को गले लगाने के लिए बेताब होते, लेकिन उसने जल्दी से अपना सामान समेटा, अपनी पूंछ हिलाई जैसे अंतरिक्ष में से निकल रही हो, उसमें कूद पड़ी और गायब हो गई, ईदान को बिल्कुल अकेला छोड़कर। ईदान को समझ नहीं आया कि वो कहाँ गायब हो गई। आह भरते हुए उसने लेटकर थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। आराम मिलने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आज की घटनाओं को याद करते हुए उसे पता नहीं चला कि वो कैसे सो गई। लेकिन जल्द ही ईदान अचानक सिर पर हल्के से लगे वार से जाग गई। आंखें खोलकर उसने देखा कि एक लोमड़ी का बच्चा अपने छोटे छोटे पंजों में एक आधी खुली हुई फोटो एल्बम पकड़े हुए फिर से प्रकट हो गई। एल्बम में एक नहीं बल्कि 1 दर्जन तस्वीरें थीं। सभी तस्वीरों में अरेबेल दूसरों के साथ सोना ले रही थी। इन तस्वीरों को देखने के बाद ईदान अपना आक्रोश नहीं रोक सका। भाड़ में जाओ छोटे शैतान, क्या तुम चाहते हो कि मैं मारा जाऊं? ईदान चिल्लाया। इन तस्वीरों को देखने के बाद ईदान अपना आक्रोश नहीं रोक सका।
भाड़ में जाओ छोटे शैतान, क्या तुम चाहते हो कि मैं मारा जाऊं? ईदान चिल्लाया। लोमड़ी के बच्चे ने अपना सिर एक ओर झुकाया और बड़ी बड़ी आंखों से ईदान की ओर देखा तथा अपनी समझ से परे होने का आभास दिया। गाली गलौज के बावजूद ईदान लोमड़ी के बच्चे द्वारा ली गई तस्वीरों में अरेबेल की प्रशंसा करने के अवसर का विरोध नहीं कर सका। लोमड़ी के बच्चे में वाकई हुनर था। हर एंगल, हर लाइटिंग, सब कुछ परफेक्ट था। हैरानी की बात यह है कि लोमड़ी के बच्चे ने कुछ ऐसे पल भी कैद कर लिए जो ईदान को नहीं देखने चाहिए थे। हालांकि इस सेंसरशिप के बावजूद लोमड़ी का बच्चा अरेबेल की खूबसूरती को कैद करने में कामयाब रहा। ईदान लोमड़ी के बच्चे से उसके हिसाब से कुछ सफल तस्वीरें भी चुराना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। ईदान को अपनी मालकिन की तस्वीरों का आनंद लेने का पर्याप्त समय देने के बाद लोमड़ी के बच्चे ने ध्यान से फोटो एल्बम रख दिया। फिर उसने अपना छोटा सा पंजा ईदान की ओर बढ़ाया, मानो कुछ मांग रही हो। अरे क्या बात है? ईदान ने पूछा। लोमड़ी का बच्चा बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रहा था, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। ईदान को नहीं पता था कि छोटी लोमड़ी क्या चाहती थी। सिस्टम, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो क्या चाहती है? ईदान ने सिस्टम से पूछा, क्योंकि उसने ही उन्हें लोमड़ी का बच्चा दिया था। मेजबान पालतू जानवर के विचार जानने के लिए मानसिक लिंक का उपयोग करें। ईदान ने हताश होकर अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लिया। वो ऐसी अद्भुत क्षमता को कैसे भूल सकता है जिसका इस्तेमाल वे लगभग हर दिन करते हैं। मिठाई, मिठाई, मुझे कुछ मिठाई दो। ईदान ने छोटे लोमड़ी के बच्चे की पतली लड़कियों जैसी आवाज़ सुनी जो उससे लगातार मिठाई की मांग कर रही थी। ईदान के पास कोई मिठाई नहीं थी, यहाँ तक कि उनके गोदाम में भी नहीं। इस नई दुनिया में पुरानी दुनिया जैसी मिठाइयाँ नहीं थी, लेकिन लोमड़ी के बच्चे की मनमोहक आंखें देखने के बाद ईदान उसे निराश नहीं कर सकता था, खासकर जब उसने उसे इतनी खूबसूरत तस्वीरें दिखाई। उसे बस उसका शुक्रिया करना था। सिस्टम, क्या ट्रेड फंक्शन में कोई ऐसी मिठाई है जो लोमड़ी के बच्चे के लिए उपयुक्त हो? ईदान ने सिस्टम से पूछा। होस्ट, सबसे सस्ती पेट कैंडीज 10 पीस के लिए 100 सिस्टम पॉइंट्स के बराबर हैं। सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया। धिक्कार है, ईदान ने कसम खाई। इन घटिया कैंडीज के सिर्फ 10 टुकड़े ही 100 पॉइंट्स के बराबर हैं। लेकिन लोमड़ी के बच्चे को, जो अभी भी धैर्यपूर्वक उसका इंतजार कर रहा था, देखने के बाद ईदान शांत हो गया और उसने ये कैंडी खरीदने का फैसला किया। सिस्टम, प्लीज मुझे दे दो, उसने कहा, और उसके तुरंत बाद मिठाई का एक छोटा सा पैकेट उसके हाथ में आ गया। उसी समय ईदान ने अपने दिल में दर्द के साथ देखा कि शेष बचे सिस्टम अंकों में से 100 अंक काट लिए गए। आ भरते हुए ईदान ने अपना ध्यान कैंडीज की तरफ लगाया। उसने पहले ऐसे पैकेट्स नहीं देखे थे। ईदान ने पैकेज को ध्यान से देखा और पढ़ा, मिठाई मिठाई कैंडी। इन कैंडीज के पैकेट पर इस शिलालेख से आकर्षक सजावट की गई थी। जब ईदान ने नीचे कैंडी निर्माता का नाम सुप्रीम शेफ सिस्टम देखा तो उसे सुखद आश्चर्य हुआ और थोड़ी जिज्ञासा भी हुई। जाहिर है ये कैंडी सुप्रीम शेफ सिस्टम के होस्ट या इसी सिस्टम द्वारा तैयार की गई थी। ईदान का कहना है कि यही वजह है कि ये कैंडीज इतनी महंगी हैं। जब ईदान के हाथों में कैंडीज आईं तो लोमड़ी के बच्चे की आंखें चमक उठी और उसकी पूंछ तेजी से इधर उधर हिलने लगी। ईदान ने पैकेट खोला और उसमें से एक कैंडी निकालकर लोमड़ी के बच्चे को दे दी। उसने झट से उसे उठा लिया और खुशी से उसे अपने मुंह में डाल लिया। वो खुशी से म्याऊं म्याऊं करने लगी और मिठाई चबाने लगी। ईदान मुस्कुराते हुए ये नज़ारा देख रहा था। उसकी प्यारी चाल पर अचंभित था। आकर्षण का स्तर अविश्वसनीय था। जब लोमड़ी के बच्चे ने पहली कैंडी जल्दी से खत्म कर दी तो ईदान खुद को रोक नहीं पाया और उसे दूसरी कैंडी दे दी। लोमड़ी के बच्चे ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे स्वीकार कर लिया और उसी खुशी से उसे अपने मुंह में डाल लिया। ईदान को जब एहसास हुआ कि कैंडीज बहुत महंगी थी तो उसने वहीं पर रुकने का फैसला किया और बची हुई मिठाइयों को अपने भंडारण में रख दिया। जब लोमड़ी के बच्चे ने देखा कि ईदान ने कैंडीज रख दी हैं तो वो थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। उसने अपना सारा सामान समेटा और बिना कुछ कहे अपनी पूंछ के झटके से अंतरिक्ष में एक छोटा सा अंतर खोला, उसमें से नीचे कूद गई और गायब हो गई, जिससे ईदान उसे देखता रह गया। अरेबेल कुछ देर से दूसरे वैल्करीज के साथ गर्म पानी का मजा ले रही थी। इस बार उसने अपनी सारी चिंताएं छोड़ दी जो उसे सता रही थी और बस इस छोटे से पल का आनंद लिया। सोना में 4 वैल्करीज के लिए पर्याप्त जगह थी। उसके 3 साथी भी चुपचाप गर्म पानी का आनंद ले रहे थे। उन्हें देखकर वो बता सकती थी कि वे सभी सचमुच खूबसूरत थी, और एक बार फिर ये देखकर हैरान रह गई कि वैल्करीज कितनी अद्भुत प्रजाति थी। बस एस्मा में थोड़ी कमी लग रही थी, लेकिन उसकी सुंदरता का एक अलग ही स्तर था जो लुसिंडा और सियरा से अलग था। जब अरेबेल इस मोमेंट को एंजॉय कर रही थी तभी उसके बगल की जगह फट गई और एक लोमड़ी का बच्चा जिसकी पीठ पर एक बैग था बाहर गिर पड़ा।
अरेबेल उसे अचानक देखकर बहुत खुश हुई। जब से वो बाकी 3 वैल्किरीज के साथ सौना में आई थी, तब से उसने लोमड़ी का बच्चे को नहीं देखा था। लोमड़ी का बच्चा जल्दी से उठा, इधर उधर देखा और अरेबेल को पाकर झट से उसके पास जंप कर गया। फिर उसने अपने बैग से अपना फोटो एल्बम निकाला, उसे खोला और अरेबेल को थमा दिया। अरेबेल ने फोटो एल्बम देखा और उसमें ईदान की सोते हुए 1 दर्जन तस्वीरें थी, जो अलग अलग एंगल से ली गई थी। ये नज़ारा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लोमड़ी के बच्चे ने अरेबेल को तस्वीरें देखने का समय देने के बाद उन्हें जल्दी से अपने बैग में वापस रख दिया और अरेबेल की ओर अपने पंजे बढ़ाते हुए कुछ मांगते हुए गुर्राया। अरेबेल हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि छोटी लोमड़ी क्या चाहती थी। होस्ट एक मानसिक लिंक अरेबेल के प्रश्न की इंतजार किए बिना सिस्टम बचाव के लिए आ गया। मिठाई मिठाई मुझे मिठाई दो। एक पतली सी लड़की जैसी आवाज़ अरेबेल के दिमाग में गूंजी और वो तुरंत समझ गई कि लोमड़ी का बच्चा था जो उससे लगातार मिठाई की मांग कर रही थी। 10 कैंडीज के लिए 100 सिस्टम पॉइंट्स। सिस्टम से दूसरा संकेत सुनकर अरेबेल को शक हुआ। हालांकि लोमड़ी के बच्चे की आंखों में देखते हुए वो खुद को रोक नहीं पाई और मिठाई खरीदने का फैसला कर लिया, ये ध्यान दिए बिना कि सिस्टम पॉइंट्स की संख्या पहले से ही 100 पॉइंट्स से कम थी। जैसे ही कैंडीज उसके हाथों में आई, लोमड़ी के बच्चे ने उत्सुकता में अपनी पूंछ हिलाई। ईदान की तरह अरेबेल ने भी कैंडी निर्माता को देखा और निश्चित रूप से आश्चर्यचकित था। पैकेट खोलकर अरेबेल ने एक कैंडी लोमड़ी के बच्चे को दी, जिसने उसे खुशी से खा लिया। अरेबेल ये नज़ारा मुस्कुराते हुए देख रही थी और ईदान की तरह कैंडी का दूसरा टुकड़ा आगे बढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाई। दूसरी कैंडी स्वीकार करने के बाद अरेबेल ने फिर से देखा कि उसने उसे छिपा दिया है। उसने अपना सारा सामान समेटा और अपनी पूंछ के एक झटके से स्पेस में एक छोटा सा अंतर खोला और वहां से नीचे कूद गई और गायब हो गई, जिससे अरेबेल उसी स्थान को देखती रही जहां वो अभी थी। अरेबेल ने मुड़कर देखा कि एक बार फिर सियरा, लुसिल्मा और एस्मा लोमड़ी के बच्चे की मौजूदगी का पता नहीं लगा सके। अरेबेल को ये भी पता चला कि जब उसने कैंडी का एक टुकड़ा खरीदा और लोमड़ी के बच्चे को खिलाने लगी, तब भी उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अरेबेल को संदेह होने लगा कि लोमड़ी के बच्चे में भी सियरा के समान ही किसी प्रकार की ध्यान भटकाने की क्षमता है। लोमड़ी के बच्चे के चले जाने के बाद ईदान अकेला रह गया और फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार वो नाकाम रहा। लेटे लेटे ही उसने एक हल्की सी पॉप और गिरने की आवाज़ सुनी। आंखें खोलते ही ईदान ने देखा कि लोमड़ी का बच्चा फिर से उसके सामने आ गया है। जब उसकी नज़रें उससे मिली तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से अपना बैग उतारा, उसमें टटोला और फोटो एल्बम या कैमरे की बजाय एक तस्वीर निकाली। उसने उसे अपने छोटे से पंजे से ईदान की ओर बढ़ाया। ईदान सोफे पर बैठ गया और लोमड़ी के बच्चे के हाथ में जो तस्वीर थी उसे देखने लगा। ये अरबिल की सोना लेते हुए एक और तस्वीर थी। ईदान ने उसे तुरंत पहचान लिया क्योंकि ये अब तक देखी गई सबसे अच्छी तस्वीरों में से एक थी। ईदान इसे लेना चाहता था और ध्यान से इसकी जांच करना चाहता था, लेकिन जब उसने अपना हाथ बढ़ाया तो लोमड़ी के बच्चे ने तुरंत फोटो खींच लिया और फिर अपना दूसरा पंजा बढ़ाकर कुछ मांगने लगा। ईदान की दाहिनी आंख फड़कने लगी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि लोमड़ी का बच्चा उससे फोटो खिंचवाने के लिए बोली लगा रहा है और जैसा कि उसे अंदाजा था, वो कैंडी मांग रही है। बेशक ईदान तस्वीर खिंचवाने के मोह से खुद को नहीं रोक पाया। उसने अपने भंडार से एक कैंडी निकाली और लोमड़ी के बच्चे को दे दी। उसने कैंडी ली और तुरंत ईदान को तस्वीर दे दी। ईदान ने आह भरते हुए तस्वीर उठाई। उसने जल्दी से उसे तिजोरी में छुपा दिया, इस डर से कि कहीं लोमड़ी का बच्चा उसे चुरा न ले। लेकिन उसे हैरानी हुई कि लोमड़ी के बच्चे ने थोड़ी खोजबीन के बाद एक और तस्वीर निकाली और ईदान को थमा दी। इस बार उसने अपना दूसरा पंजा आगे बढ़ाकर एक और कैंडी मांगी। ये तो धूर्त है। ईदान क्रोधित हुआ, लेकिन फिर भी उसने दूसरी कैंडी निकाली और लोमड़ी के बच्चे को दे दी। कैंडी लेते ही उसने तुरंत उसे अपनी तस्वीर दे दी। हालांकि इस बार उसने मिठाई तुरंत नहीं खाई, बल्कि उसे सावधानी से अपने बैग में रख लिया। बस अब मैं नहीं बदलूंगा, ईदान ने दृढ़ता से कहा, ये देखकर कि लोमड़ी का बच्चा फिर से उसके बैग में टटोलने लगा है। उसने तुरंत इन सभी अदला बदली प्रक्रियाओं को रोकने का फैसला किया। ईदान की बातें सुनकर छोटी लोमड़ी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और उसे इतनी नाराजगी से देखा कि ईदान वो तुरंत अपने शब्दों पर पछतावा हुआ। लोमड़ी के बच्चे की आंखें आंसुओं से भरने लगी और सिसकते हुए उसने अपनी पूंछ से जगह फाड़ दी, उसमें कूद गई और गायब हो गई। ईदान को फिर से अकेला छोड़ गई। अरबिल लोमड़ी के बच्चे को भूलकर एक बार फिर सियरा द्वारा दिए गए गर्म पानी और ठंडे पेय का आनंद ले रही थी। शराब के नशे ने वो थोड़ी मदहोश थी, लेकिन फिर भी उसने अपना दिमाग शांत रखा। अचानक अरबिल ने देखा कि कैसे लोमड़ी का बच्चा अंतरिक्ष में घूमने के अपने असामान्य तरीके का उपयोग करते हुए उसके सामने पुनः प्रकट हुआ।
अरबिल की नज़रों से मिलते ही लोमड़ी का बच्चा तेजी से उसकी ओर दौड़ा। अगर ईदान अभी लोमड़ी के बच्चे को देख पाता तो उसे बहुत हैरानी होती। लोमड़ी के बच्चे के चेहरे पर आंसू या नाराजगी का जरा भी निशान नहीं था। गौर से देखने पर उसके छोटे से चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान दिखाई देती थी। लोमड़ी का बच्चा अरबिल के सामने आया और ईदान की तरह अपने बैग में हाथ डालकर एक तस्वीर निकाली। इस बार ये ईदान की सोते हुए तस्वीर थी, पिछली तस्वीरों से अलग। रोशनी और कोण बिल्कुल मैच कर रहे थे। अरबिल को तुरंत इसमें रुचि हो गई और वो फोटो लेने ही वाली थी, लेकिन छोटी लोमड़ी ने, जैसा कि ईदान के मामले में हुआ था, उसे दूर खींच लिया और अपना दूसरा पंजा आगे बढ़ाकर कैंडी की मांग की। अरबिल की दाहिनी आंख फड़क गई और ईदान की भी, जब उसे एहसास हुआ कि लोमड़ी का बच्चा फोटो की बजाय कैंडी मांग रहा है। लेकिन तस्वीर खिंचवाने की चाह ने उस पर काबू पा लिया। उसने एक कैंडी निकाली, लोमड़ी के बच्चे को दी और फोटो खींच ली। अरबिल ने तस्वीर उठाई और उसे ध्यान से देखा। हालांकि ईदान बिल्कुल सुंदर नहीं था, फिर भी वो एक आकर्षक युवक था जो अब उसका प्रेमी बन गया था। उसे थोड़ा अफसोस था कि तस्वीर में वो उसके जैसे लाल बालों वाले अल्फा फायर रूप में नहीं था। अरबिल ने फोटो से ऊपर देखा तो पाया कि लोमड़ी का बच्चा अभी भी उसके सामने खड़ा था, एक पंजे में ईदान की नई तस्वीर पकड़े हुए और दूसरे पंजे से पैसे मांग रहा था। लोमड़ी की हरकतों पर मुस्कुराते हुए अरबिल ने बिना किसी हिचकिचाहट की दूसरी कैंडी निकाली और उसे ईदान की दूसरी तस्वीर से बदल दिया। दूसरी तस्वीर भी काफी अच्छी निकली। उसने देखा कि लोमड़ी में प्रतिभा है। दूसरी कैंडी पाकर छोटे लोमड़ी ने उत्साह से ईदान की तीसरी तस्वीर की ओर पंजा बढ़ाया। अरबिल थोड़ी हिचकिचाई, फिर दोबारा आदान प्रदान के लिए तैयार हो गई। छोटी लोमड़ी ने चौथी तस्वीर लेने की पेशकश नहीं की, लेकिन जल्दी से कैंडीज को अपने बैग में रख लिया और खुशी से उछलने लगी, जिससे उसने अरबिल के प्रति अपना आभार प्रकट किया। अचानक लोमड़ी के बैग से एक तस्वीर गिरकर अरबिल के थोड़ा पास आ गिरी। लोमड़ी का बच्चा अचानक रुक गया और अरबिल ने ये देखकर उत्सुकता से तस्वीर को देखा और आश्चर्य से ठिठक गई। उसने जल्दी से तस्वीर छीनने की कोशिश की, लेकिन छोटी लोमड़ी उससे कहीं ज्यादा तेज थी। उसने तस्वीर छीन ली, उसे अपने बैग में रखा, तेजी से उस जगह से गुजरी और गायब हो गई, अरबिल को स्तब्ध छोड़कर। अरबिल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या हुआ था। तस्वीर में वो नंगी होकर सोना ले रही थी। उसे पता भी नहीं चला कि लोमड़ी के बच्चे ने तस्वीर कैसे खींच ली। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था और वो भय से कांपने लगी। अरबिल को यकीन था कि अगर वो छोटा बदमाश उसके साथ तस्वीरें शेयर कर सकता है तो वो भी ईदान के साथ ऐसा कर सकती है। ईदान! क्रोध में आकर अरबिल ने सच जानने के लिए मन ही मन ईदान को पुकारा। उसी समय इस सारी गतिविधि का अपराधी, जो शून्य के अंदर था, तस्वीरों को पुनः व्यवस्थित कर रहा था। उसने पुराने फोटो एल्बम से सोना में खींची गई अरबिल की सभी तस्वीरें निकाली और अपने बैग से एक नया फोटो एल्बम निकाला, जिसके कवर पर सीक्रेट एल्बम लिखा था, और वो उन्हें ध्यान से लगाने लगी। साथ ही वो हंसना बंद नहीं कर रही थी। वुफ वुफ वुफ। छोटी लोमड़ी बहुत खुश हुई कि उसकी शरारत सफल रही और उसे कुछ मिठाइयाँ भी मिल गईं। और ये तथ्य कि अरबिल की तस्वीर उसके कूदने के दौरान गिर गई थी, कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक पूर्व नियोजित कार्य था, जिसका उद्देश्य मिठाई का आदान प्रदान करने से इनकार करने के कारण ईदान का जीवन थोड़ा और कठिन बनाना था।